So yeah. were you a fan of Fahad Mustafa? Fahad has been a hero of mine. He's one of my inspirations. I mean, मैंने फहद को बताया कि मैंने पहली बार कब उससे नोटिस किया था. मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लैपटॉप पे एक जोंग का गाना था, साकिब मलिक ने उसे डायरेक्ट किया हुआ था. मैंने कहा that's the first time I noticed you. This is 2009. Okay. Yeah. So then I started following कि कौन है. Then I heard कि he's a very renowned actor. And then I was inspired by him, and I inspired by his work and all, and then he has a very very pivotal role in my career. चीख में उनको काफ़ी मुखालफत थी मेरे खिलाफ, Okay. लेकिन he took a stand for me. I know, मुझे मालूम है ये. He took a stand for me and he believed in me, and you can see कि चीख so के nice. अंदर जो भी फिर हुआ जैसे भी हुआ. Then he also then casted me in Jalan. और जब मैं हियाटस में था, he wanted to pitch me, he wanted to, लेकिन once again शुएब साहब के साथ मैं कर रहा था कुछ. उस वक्त मेरा ख्याल था कि ये चीज़ जो है शायद बेहतर है इस वक्त, अगर मैं शोमैन के साथ हूँ तो मैं टीवी नहीं करूँगा. Then this कभी मैं कभी तुम, again he did not see कि मुझे किसने नो किया. No, he believed in me again, and he just thought कि शायद मैं इस रोल में शायद टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं. So yeah. आप लोग के कोई बैठ के एज अ ग्रुप या एज अ कास्ट टोटल कॉन्वर्सेशंस होती थी, लाइक यू एंड फहद और इवन हानिया और नईमा सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग अबाउट कि ओके हमने इस तरह करना है, या सीन से पहले कुछ इस तरह होता था? या हाँ, सीन से पहले रीडिंग ज़रूर होती थी. Okay. रीडिंग ज़रूर होती थी, लेकिन बहुत हम डेप्थ में नहीं जाते थे कि इसके ये मुहरकात हैं तो इसके ये हैं तो वो है. इस तरह नहीं करते थे. We would gel together. We would gel together. We would have a conversation together. We would have a lot of light moments together. But that is also working. Yeah. That is also building and breaking boundaries. यानी एक दूसरे को comfortable करना अपने साथ. तो ये बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ही I have to say बहुत ही अच्छा सेट था, बहुत ही रिलैक्स सेट था. आई थिंक कि जितना रिलैक्स सेट होता है उतना एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए आसान हो जाता है परफॉर्म करना. तो वो जो सीन थे जिसमें दोनों का पहली बार जब दोनों फेस टू फेस दे फाइट, अदील और मुस्तफ़ा, यू नो, जब वो नईमा सारा वो करती है इवन बिफोर द पैसों की चोरी, कैट फाइट दैट टर्न्स इनटू अ डॉग फाइट. कैसे आप दोनों ने, मुझे एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस अबाउट दैट, यू नो, उसको शूट कैसे किया था, कितनी बार किया था, किसी को चोट लगी, कुछ डिसाइड किया था, वाकई एक दूसरे पे अटैक करे थे या क्या? 4 मई को शूट हुआ था वो, 4 मई को वो शूट हुआ था. I love the way he tells the dates. और ऑब्वियसली आपने देखा था कि वो पहले शर्जीना और रुबाब की कॉन्फ्रंटेशन है, मेरी एंट्री है, उसके बाद मैं इन्वॉल्व थोड़ा बहुत होता हूँ, फिर फहद की एंट्री है. तो इट वाज अ बिग लॉन्ग सीक्वेंस, बिग लॉन्ग सीक्वेंस. रिहर्सल इतनी नहीं की थी हमने, डेफिनेटली रीडिंग वगैरह की थी, ब्लॉकिंग वगैरह की थी, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांटेड इट टू बी ऑर्गेनिक. हाँ, ये ज़रूर होता है सिंस कैमरा आपको लिमिटेशंस दे देता है, आपने कवर नहीं करना, आपने एक ट्रेजेक्ट्री रखनी है, अपना इस टाइप की चीज़ें रखनी है. बहुत रिहर्स नहीं किया, डेफिनेटली हमने लाइंस रिहर्स की हैं अपनी, लेकिन वो जो आप एक्शन देख रहे हैं, वो जो आप इंटेंसिटी देख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो टेक के वक्त ही थी. वो किसी रिहर्सल में नहीं थी, बिकॉज इतना एक दूसरे के पास, बिकॉज इट हैड टू लुक बिलीवेबल. और सबसे बड़ी बात जो मैं बदर को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन को कितना बिलीवेबल तरीके से क्रिएट किया. ये नहीं था कि बस ये हुआ और लड़ाई शुरू होगी. नो, लड़ाई बिल्डअप हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुई है, और इमोशनली चार्ज होती हैं ये चीज़ें. इमोशनली जब आप चार्ज होते हो, जब गुस्सा अक्ल को खा जाता है, तो ये लड़ाई इस तरह की हो जाती हैं. सो आई रियली थिंक कि बदर ने बहुत अच्छा किया उसमें. और ऑब्वियसली अगर आपने एक तस्वीर देखी हो, फहद ने छापी थी वो, तो उसी वक्त की है, वो उसी वक्त वो की आप है. दोनों की जो साथ है? नहीं, हम सारे जो उस सीन में इन्वॉल्व हैं, वो है. I'll send it to you. So yeah, वो उसी वक्त की है. तो जूं ऑफ कैमरा we were like a family. On camera we were a family, लेकिन in different contrast. यानी डायनेमिक्स डिफरेंट थे, लेकिन ऑफ कैमरा आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने ऐसा कोई सेट नहीं देखा जहाँ पे हर फर्द ऑफ द कास्ट इज जेलिंग दैट मच एंड रिस्पेक्टिंग एवरीवन, रिस्पेक्टिंग देयर रोल्स. हर कोई जानता है कि इसकी क्या नौयत है, ये क्या वैल्यू लाता है. एंड आई रियली थिंक कि फहद को भी इस चीज़ का बहुत क्रेडिट जाता है.
बिकॉज नहीं डेफिनेटली वो हेड हैं तो उनसे ही सब चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं, नीचे जी, जाती हैं. जी मुस्तफ़ा से क्या इशू है? जेलस है मुस्तफ़ा से अदील? मतलब मुस्तफ़ा बेचारा तो कुछ भी नहीं है ना उसके सामने, तो व्हाट इज दिस एनिमोसिटी? आई मीन वंस अगेन मैं इमेजिन ही कर सकता हूँ जो बैक स्टोरी है वो यही है कि अदील को इतनी इंपॉर्टेंस मिली है पेरेंट्स से और कि ही थिंक्स ही इज एंटाइटल्ड. वो बन गया है मुस्तफ़ा का बाप जो कि हर वक्त उसको वर्बली शायद फिजिकली भी उसने मारा हो बचपन में बड़े होते हुए. जेलस नहीं है, इट्स जस्ट दैट ही हैज दिस पंचिंग बैग जिसके ऊपर वो अपनी इनसिक्योरिटीज, जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा, जिसके ऊपर वो अपनी ग्रज निकाल सकता है एंड इट मेक्स हिम फील गुड. बुली क्या होता है? जो कि he feels good by putting other person down. तो आई थिंक अदील हैज़ बीन अ बुली ऑल हिज लाइफ ग्रोइंग अप ईयर्स में मुस्तफ़ा के साथ. और मुस्तफ़ा के लिए और सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं आप. बेचारा बुली भी होता आगे है. कम है जो और कर रहा हूँ. ये तो दिल से निकली है अदील के. नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा had a very traumatic kind of upbringing. I think माँ बाप कम थे जो अदील भी उसे बुली करता रहा है. बट अदील का जो ये हम बिहेवियर देख रहे हैं और उसकी ये सुपीरियरिटी जो उसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स बोलूँ या जो ये स्ट्रीक है, इज़ इट ऑल्सो बिकॉज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ा बेटा होने की और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक साइड इफेक्ट, या वो अब समझता है इंटाइटलमेंट उसको लगती है कि यार मैं लेकर आता हूँ पैसे, तो वो चीज़ तो समटाइम्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गलत उसमें आपके अंदर चीज़ पैदा कर देती है. सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखिए राबिया, हम सब पे ये प्रेशर होता है कि आपको सबसे अच्छा बनना है और उस परसूट में हम बिल्कुल रिलेंटलेस हो जाते हैं लोगों के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में. सो आई रियली थिंक कि अदील का जो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो भी है, ये उसका सबसे पहले तो उसके हाउस होल्ड, उसके पेरेंट्स ने एंड देन द सोसाइटी कि उसने दिखना अच्छा है, उसने अर्न भी अच्छा करना है, उसने ट्रॉफी जैसी शजीना भी लानी है, उसने घर को प्रोवाइड भी करना है, तो आ जाती है. आई मीन ये एंटाइटलमेंट तो आ जाएगी. और फिर ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा लड़का है जो कि पूरा दिन सोता है, वीडियो गेम्स खेलता है, तो फिर ऑब्वियसली वो तो उसको तब भी चढ़ती है. उसी नज़र से ही उसे देखेगा. स्पेशली जब वो जो आप जेलसी की जैसे आपने बात की, जेलसी की बात की, अब वो अपने आप को समझता है सम मोनार्क अदील और उसकी क्वीन की शादी हो जाए उसके छोटे भाई से जिसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझता. तो आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर, इट विल कम द जेलसी, दैट ग्रज विल कम. तो वो जब शर्जीना अभी जब हमने कुछ तो नहीं काफ़ी एपिसोड्स पहले जब हमने सुना था कि वो उसको कह रहा था कि देखो ज़रा मैं तो ये कर रहा हूँ और उसको गरम गरम नाश्ता कमरे में मिल रहा है, शर्जीना लेके जा रही है. अब अगर अदील वापस जाए पास्ट में जी तो विल ही चेंज हिज डिसीजन अबाउट शर्जीना? या टाइम मशीन माइकल जे फॉक्स की मिल जाए उसे तो हाँ शायद ये कर लेगा. अगर टाइम मशीन मिल जाए, मैं ये कह रहा हूँ, या बैक टू द फ्यूचर, लेकिन आई डोंट थिंक कि फिर कहानी इतनी इंटरेस्टिंग रहेगी और बनेगी. नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ. आई नो वी डोंट वांट इट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पे ही कहानी चलती है और वो शुरू में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ वो फिर अब 25 एपिसोड बाद आप देख रहे हैं.